मेंस में भी आजकल ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपका झारखंड भी बनाया, आपका उत्तराखंड भी, यूपी भी अब ऐसा मॉडल बनाना शुरू किया है। तो आज जो आपको पढ़ाया जाएगा आईपीसी में, देखिए क्रिमिनल लॉ के यानी कि आपराधिक विधि के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं या कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कि यूपी एपीओ में भी बना था कि एविडेंस के सिद्धांतों का उल्लेख करिए, यानी कि एविडेंस का आपका किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, उसका बैठिए भाई, मैंने जगह बैठे कहाँ डाल रहे हैं भाई, ठीक है अंदर पैक कर दीजिए। देखिए आपका एविडेंस में भी ऐसा क्वेश्चन बना था, आपका सीआरपीसी में क्या है सिद्धांत क्या नहीं सब लिखवाया ही जाएगा, लेकिन आईपीसी में भी आजकल आपका पूछा जा रहा है क्या क्या मॉडल बना है। 1 मिनट में बता दिया जाए, मेंस में प्री में भी क्या मॉडल बना है, सब इसको एक एक करके शुरू किया जाए। उत्तराखंड में आपका 2 क्वेश्चन बना था, एक निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड, और दूसरा जो क्वेश्चन बना था आपका वाइटेरियस लायबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व या प्रतिनिधित्व दायित्व, यानी कि आपका उत्तराखंड में ये और एपीओ में मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई जो बताया जाए प्रयास ये करिए कि एकदम सटीक भाषा में उसको याद रखिए। आपराधिक मामलों के कौन कौन से सिद्धांत हैं, एक एक सिद्धांतों को हम बताते हैं और क्वेश्चन का मॉडल भी हम बताते रहेंगे, उसी में प्री के लिए भी बताया जाएगा और डायरेक्ट आपका मेंस में कैसे लिखेंगे ये, और जो जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हैं और बिहार या यूपी में कैसा आगे पूछ सकता है वो भी हमें देखना है। पहला आपराधिक मामलों का प्रिंसिपल चला जाए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि आपका निर्दोषता की उपधारणा, यानी कि निर्दोष होने की कल्पना। देखिए इसको भाई, जो आपराधिक मामलों का पहला सिद्धांत मैं शुरू कर रहा हूँ वह प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस या आपका कहा जाता है निर्दोषिता की कल्पना या निर्दोषता की उपधारणा या निर्दोष मान कर चलना। निर्दोष का मतलब उपधारणा पहले भाई नए लोग समझ लें। उपधारणा का मतलब ये हुआ प्रिजम्पशन करके, कल्पना करके, यानी कि फिक्शन करके, यानी कि दिमाग में पहले से ये बैठा के चलना, कल्पना करके। और आपका निर्दोषता का मतलब हुआ कि ये कहना कि अभियुक्त दोषी नहीं है, अर्थात इनोसेंस है, अर्थात निर्दोष। देखिए आपका निर्दोषता की उपधारणा का मतलब पहले समझिए। जब अभियुक्त न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय यह कल्पना करके चलता है, यह मान कर चलता है कि अभियुक्त निर्दोष है, अर्थात अभियुक्त ने अभिकथित अपराध नहीं किया। यानी कि पहले से न्यायालय मान कर बैठा है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है। अगर पहले से ही मान कर बैठ जाता कि अभियुक्त ने अपराध किया तब मामला कुछ और हो जाता, लेकिन न्यायालय क्या मान कर चलता है, क्या दिमाग में कल्पना करके चलता है कि ये अपराध अभियुक्त ने नहीं किया। अभियोजन या परिवादी, यानी कि अगर आपका परिवाद बताया गया था कि सीआरपीसी में अगर परिवाद किया गया है तो परिवादी का कर्तव्य है, और अगर एफआईआर इत्यादि है तो अभियोजन का कर्तव्य है कि वह न्यायालय में अभियुक्त के दोष को युक्त संदेह से परे साबित करे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अभियोजन या सरकारी वकील या परिवादी का ये कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के दोष को
युक्त युक्त संदेह से परे साबित करे, यानी कि न्यायालय में इस बात को सिद्ध करे, प्रमाणित करे, प्रूव करे कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है, इसमें कोई शक या गुंजाइश नहीं। अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता साबित नहीं करनी है, अर्थात अभियुक्त को या एकयुक्त को ये बात साबित नहीं करनी है कि मैं निर्दोष हूँ, यानी कि सबूत का भार अभियुक्त पर नहीं होता, किस पर होता है? अभियोजक पर, यानी कि प्राजिक्यूशन पर, यानी कि जो अभियुक्त के विरुद्ध क्या चला रहा है मुकदमा। और ये कई बार प्री में भी पूछा गया है कि आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार किस पर होता है? अभियुक्त पर न बता दीजिएगा, किस पर? अभियोजक। यह जो निर्दोषिता की उपधारणा है, यह इस नियम पर आधारित है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। ये लिखना पड़ेगा। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को, इनोसेंस को, या किसी मैंने कह सकते हैं निर्दोष को सजा न दी जाए। इसी के कारण आपका अभियुक्त को जब भी वह कोर्ट में आता है, न्यायालय मान कर चलता है कि अभियुक्त क्या है? दोषी नहीं। अब समस्या ये आई कि आपका वर्तमान समय में देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा इतना जाकर वर्तमान समय में पुलिस ही मान लेती है कि ये दोषी है, और कोर्ट में आने के पहले ही यूपी में पुलिस ठोकर निपटा दे रही है कि कोर्ट में जाने के क्या न पड़े अवसर। तो आप वर्तमान समय में देख सकते हैं यूपी में कि पहले इनकाउंटर फर्जी दिखाकर क्या करिए, ठोक दीजिए ताकि ऊपर पहुंच जाए। न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, जब न्यायालय में जाएगा ही नहीं तो उदाहरण किस बात की? वो तो अलग बता गया, लेकिन आगे इसके बढ़ा जाए। अब लास्ट पॉइंट पर चला जाए। लेकिन वर्तमान समय में ये जो कल्पना है, ये जो उपधारणा है, या ये जो अनुमान है, कुछ मामलों में शिथिल कर दिया गया है। अर्थात कुछ मामलों में ये मानकर चला जाता है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया, लेकिन ये नियम नहीं है, ये एक्सेप्शन है, जहाँ ये मानकर चला जाता है कि यह अपराध अभियुक्त ने ही किया। अब 3-4 उदाहरण आपको देने पड़ेंगे कि वर्तमान समय में कौन से ऐसे अपराध हैं जहाँ की आपका ये न्यायालय कल्पना करके चलता है, अनुमान लगाकर चलता है कि अभियुक्त ने ही ये अपराध किया होगा। तो ज्यादातर जो अपराध हैं महिलाओं के प्रति हैं, उसी में ज्यादातर ये उपधारणाओं का प्रावधान किया गया। जैसे कि दहेज हत्या आप उदाहरण देंगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ये अनुमान करके चलता है कि पति या पति के रिश्तेदारों या नातेदारों ने ही दहेज के लिए स्त्री को मारा होगा। दुराचार के मामले हो गए और तमाम मामले हो गए, यानी कि 2-3 उदाहरण देंगे। और ज्यादा उदाहरण किस पर आधारित है? महिलाओं पर। जैसे कि आपका 113A एविडेंस, 113B लिख लीजिएगा और 114A। और ज्यादा आपको उदाहरण देना हो तो एक टिकट वाला भी उदाहरण दे सकते हैं कि अगर कोई यात्री एविडेंस की धारा 106 में जाकर, यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो न्यायालय मानकर चलता है कि यह टिकट नहीं लिया था, और अब ये यात्री पर सबूत का आधार होगा कि वो न्यायालय में साबित करे कि मैं वैध टिकट लेकर ही यात्रा कर रहा था। तो ये भी कल्पना करके चलता है कानून की, क्या ये बिना टिकट के क्या कर रहा था? यात्रा। एविडेंस की कौन सी धारा? 106। तो इस प्रकार आपका जो आपराधिक मामलों का पहला सिद्धांत था समाप्त हुआ। अब दूसरा सिद्धांत देखिए आपका बताया जाए
फ्री लीगल एड उत्तराखंड मेंस में आया है। निःशुल्क विधिक सहायता, पहले एरिया इसकी कवर की जाए क्योंकि इसकी एरिया जो है बहुत ज्यादा है भाई। देखिए जब आप फ्री लीगल एड लिखिएगा, मैं बता दूं निःशुल्क यानी कि बिना निःशुल्क माने बिना पैसा लिए भाई, नए लोग को बता दिया जाए। निःशुल्क विधिक सहायता एकदम सटीक भाषा में लिखना है इसको मेंस में, और सब जगह से कोरिलेट करते हुए कोई पॉइंट छूटे ना, और प्रयास ये करना है कि कम शब्दों में भी हो। तो देखिए उसका उपाय कैसे मैं बता रहा हूँ कम शब्दों में। निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि सहायता फ्री लीगल एड, जब भी इसको लिखिए पहले मॉडल हम बना लें, उसी मॉडल को हम आपका व्याख्या करेंगे। जब भी इसको लिखिए तो पहला आपका प्राकृतिक न्याय दिखाइएगा यानी कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत दिखाइएगा। फिर आपका नेचुरल जस्टिस के बाद आप दिखाएंगे यानी कि प्राकृतिक न्याय को दिखाने के बाद आप संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लास 1 दिखाइएगा। फिर आपका संविधान का अनुच्छेद 39 ए दिखाइएगा। फिर संविधान का अनुच्छेद 21 दिखाइएगा, और फिर आपका केस दिखाना पड़ेगा H.M. हास्कट। कौन सा केस है? H.M. हास्कट। हास्कट का केस हम बताएंगे। अभी आपका राजस्थान जेलों में पूछा भी गया था, फ्री लीगल एड एक मूल अधिकार है, पूछा भी गया था भाई। H.M. हास्कट का हम केस पढ़ेंगे। केस के बाद आपका देखिए, केस के बाद जो आपको पढ़ना पड़ेगा वह पढ़ना पड़ेगा CRPC की 2 धारा 303 और 304, ये लिखना है। और तत्पश्चात एक नया कानून अब बन गया है भारत में निःशुल्क विधिक सहायता पर, और वह कानून आपका है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ये भारत की संसद ने बनाया है। इसके बाद आपको समझाने के लिए 2-3 उदाहरण दिए जाएंगे, वो लिखना नहीं उदाहरण, मैं बता दूं भाई। उदाहरण जो हम देंगे लास्ट में वह मेंस में नहीं लिखना है, बस दिमाग में बैठाने के लिए। तो एक उदाहरण आपका निर्भया कांड का दिया जाएगा, निर्भया कांड के मामले में दिया जाएगा। दूसरा उदाहरण कसाब का दिया जाएगा, यानी कि 2 उदाहरण सटीक दिए जाए जिसमें कि अभियुक्तों को निःशुल्क विधिक सहायता क्या की गई प्रदान। एक दिल्ली का निर्भया कांड और दूसरा उदाहरण आपका जो आतंकवादी कसाब था उस पर हम देंगे, लेकिन एकदम शुरुआती दौर से शुरुआत करिए भाई। इसको नेचुरल जस्टिस से उठा कर लिखिएगा। देखिए हम बता रहे हैं क्या करते हैं, यानी कि इतने धाराएं और अनुच्छेद लिखना ही होगा 2-2 लाइन, और कोई उपाय नहीं है। देखिए प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना। तो अब आपराधिक मामलों में चूंकि एक पक्षकार सरकार होती है और दूसरा पक्षकार अभियुक्त होता है, तो क्या अभियुक्त को सुनवाई का मौका दिए बिना ही अभियुक्त को सजा दे दी जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ये प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन माना जाए। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को मान्यता देते हुए आपका कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद एक और है भाई नियम कि अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत इसी में एक और समाहित करना है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह भी कहता है कि अभियुक्त को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना बचाव कराने का हक होगा, अधिकार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता होना चाहिए जो अभियुक्त का केस लड़े,
और अभियुक्त को अधिकार है, मूल अधिकार अभी हम बताएंगे कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना बचाव करा सके, अपना मामले में बहस करा सके। ये किसको अधिकार है? अभियुक्त को। और ये दोनों अधिकार आपका संविधान और कानून और मूल नहीं, बल्कि ये सबसे पहले कौन अधिकार है? नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। इस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को हमारा संविधान भी कवर करेगा, सीआरपीसी भी कवर करेगी, और एक और कानून बना है वह कवर करेगा। तो कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्था है जो हमने अभी बताई, उन व्यवस्थाओं को 4-4 3-3 लाइन लिखना ही होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 22 का क्लाज 1। अनुच्छेद 22 का खंड 1 ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो पहला तो गिरफ्तारी के आधारों को उसे जल्दी से जल्दी बताया जाए, यानी कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है वह बेस या आधार या कारण बताया जाए। और दूसरा मूल अधिकार अनुच्छेद 22 में कि ऐसे व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा या अपना डिफेंस, अपनी बात कहलवाने का क्या है? अधिकार। ये विधिक अधिकार नहीं है, ये कैसा राइट है? हमारा फंडामेंटल राइट। राज्य इस पर रोक नहीं लगा सकता, याद रखिए। और बिहार में पूछा भी गया था प्री में कि एक क्लाइंट है अपने अधिवक्ता को बताता है कि मैं अपराध करके आया हूँ, अब मैं ही मारा था, मुझे क्या करिए, बचा लीजिए। तो क्या ये जो कथन है क्लाइंट का या अभियुक्त का, क्या वकील साहब इसको प्रकट करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, यानी कि वो तो अलग बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा हम जाकर बता दिए। लेकिन मुख्य रूप से हम आपका मैटर पर रहा जाए, 1-2 बातें एक्स्ट्रा इसलिए बताई जाती है कि उसी से क्या रहती है? कोरिलेट रहती है। देखिए भाई अगला अनुच्छेद 22 में जो बात बताई गई है, जैसे अनुच्छेद 22 लिखेंगे तुरंत एक लाइन आपको दर्शाना पड़ेगा कि यही बात आपका सीआरपीसी की धारा 303 में दी गई है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी की धारा 303 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सकता है। तो 22 में यही राइट फंडामेंटल राइट है। तो विधिक अधिकार भी बनाया गया है सीआरपीसी की धारा में 303। रटे रहिए। तो ये दोनों एक साथ मेंस में लिखना है। और पिछली बार यूपीजे में 303 पूछा भी गया था, इसमें शक नहीं है। झारखंड में, बिहार में कई बार पूछा गया है। अब आइए इसको जो हो गया अब यहाँ से निकालिए। देखिए अब यहाँ से आपका शुरू करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A को देखना है पहले। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो ये 39A है ये किस भाग में आएगा? तो भाग 4। तो भाग 4 में है क्या? नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन बाध्यकारी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अगर राज्य इसका पालन नहीं करता तो हम इसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अर्थात राज्य का यह केवल मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। चाहे तो राज्य इसका पालन करे और चाहे तो पालन करने से क्या कर दे, कोई बाध्यता नहीं, लेकिन राज्य को इसका पालन करना चाहिए। अब चाहिए तो अलग बात है, चाहिए भाई, अब चाहिए में चाहिए। अब जैसे कि सरकार को पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए, तो चाहिए में चाहिए, चाहे करे ना करे। जैसे कि किसानों से सरकार को वार्ता करनी चाहिए, तो जहाँ चाहिए रहेगा विवेकाधिकार रहेगा।
जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, चाहे पढ़िए ना पढ़िए वो आपका विवेकाधिकार है, उसी प्रकार फिर याद रखिएगा ये राज्य का संवैधानिक कर्तव्य बताया गया, लेकिन बाद में आया कि वह निःशुल्क जो गरीब है या जो निर्धन है उनको समान न्याय के लिए इक्वल जस्टिस हो, उन्हें भी न्याय मिले। अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण या आपका दरिद्रता निर्धनता के कारण न्याय पाने से वंचित हो रहा है तो सरकार राज्य का ये कर्तव्य है कि वह निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि बिना पैसा के वकीलों की सहायता उस व्यक्ति को क्या करे, प्रदान। ये राज्य का कहाँ कर्तव्य बताया गया फ्री लीगल एड देने का? 39A अनुच्छेद 39A में बताया गया। अब समस्या ये आई कि राज्य का जो ये कर्तव्य था उस कर्तव्य को राज्य निभाता ही नहीं, क्योंकि भाई कानूनी बाध्यता तो थी नहीं, केवल आपका संवैधानिक बाध्यता है और कानून द्वारा इस बाध्यता को लागू कराया ही नहीं जा सकता था। तब आपका जब राज्य अपने इस कर्तव्य को निभाने में फेल हो गया, विफल हो गया, असफल हो गया, तब भारत के उच्चतम न्यायालय ने राज्य की ओर आंख टेढ़ी की और आर्टिकल 21 का सहारा लिया और केस आता है H.M. हास्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का 1978 और जस्टिस कृष्णा अय्यर। जज का नाम भी लिखना है, कौन से जज थे? फिर एक बार देखिए भाई आपका H.M. हास्कट वर्सेज महाराष्ट्र राज्य आपका AIR 1978 जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या कहा वही 2 लाइन में जानना है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि समान न्याय पाने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, तो उस समान न्याय के लिए उसे वंचित न किया जाए। यदि उसके पास अधिवक्ता नहीं है उसके बचाव के लिए, तो ये राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य? राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने खर्चे पर अभियुक्त को अधिवक्ता प्रदान करे। और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि कुल मिलाकर हास्कट के केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत फ्री लीगल एड को क्या मान लिया? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार है, अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट में भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो किसने मूल अधिकार मान लिया है? सुप्रीम कोर्ट को। इस केस में निःशुल्क विधिक सहायता को फंडामेंटल राइट माना गया। रटे रहिए। जब सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार मान लिया तब इस अधिकार को अच्छे ढंग से इन्फोर्स कराने के लिए भारत की संसद ने 1987 ईस्वी में एक कानून बनाया और उस कानून का नाम है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और वर्तमान समय में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आपका अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता सभी प्रकरणों पर सभी आपका सभी प्रकरणों पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। अभी हम उदाहरण बताएंगे। सभी प्रकरण का मतलब कि जब वह गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश हुआ तब से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में अपील तक उसे फ्री लीगल एड दिया ही जाएगा। यानी कि अधिवक्ता नहीं है तो राज्य के खर्चे पर उसे क्या दिया जाएगा? अधिवक्ता। अभी हम उदाहरण 2-3 देंगे, पहले नियम को जानिए।
सीआरपीसी की धारा 304 में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। किस धारा में? सीआरपीसी की धारा 304। अब यहाँ प्री में अंदर से पूछा, थोड़ा सतर्क रहना भाई। देखिए आपका क्या बताया गया, यानी कि आपका प्री में भी बहुत पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है कि सीआरपीसी में फ्री लीगल एड कहाँ है, तो क्या मारेंगे? 304। लेकिन आपका अंदर से भी एक बार पूछा है उत्तराखंड में, उसको भी बताना जरूरी है। देखिए ध्यान से भाई, अगर सत्र न्यायालय में विचारण के दौरान, किसके दौरान? ट्रायल के दौरान सत्र न्यायालय के देखता है कि अभियुक्त की ओर से अभियुक्त का बचाव करने के लिए कोई लीडर यानी कि कोई अधिवक्ता नहीं, तो सत्र न्यायालय का ये विधिक कर्तव्य है कि वह राज्य के व्यय पर यानी कि राज्य सरकार के खर्चे पर अभियुक्त को फ्री में क्या दिलवाए? अधिवक्ता। जो अधिवक्ता अभियुक्त का क्या करेगा? बचाव। तो क्वेश्चन देखिए टेक्निकल ये बनता है कि धारा 304 के तहत इस न्यायालय में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, तो सभी नाम मार दीजिएगा। किस न्यायालय में लिखा गया है? केवल और केवल किस कोर्ट में? सत्र न्यायालय में। वह भी किस स्टेज पर? अन्वेषण की, कल ही परसों बताया गया सीआरपीसी में, इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, ट्रायल, अन्वेषण और जांच के प्रक्रम पर नहीं, अपील के प्रक्रम पर नहीं, आपका किस प्रक्रम पर और किस कोर्ट में? सत्र। याद रखिएगा इसको भाई, कई बार टेक्निकल क्वेश्चन। राज्य सरकार अगर चाहे तो नियम बनाकर, जो ये सत्र न्यायालय का नियम है निःशुल्क विधिक सहायता, अन्य न्यायालयों में भी लागू कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार को विवेक दे दिया गया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में भी आपका अभियुक्त को नियम बनाकर फ्री लीगल एड प्रदान कर सकती है। ये सीआरपीसी में प्रावधान है। चूंकि हास्कट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब ये मान लिया है कि अभियुक्त का फ्री लीगल एड का जो अधिकार है एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में है और सभी स्तरों पर मान्य है। यानी कि अन्वेषण में भी, जांच में भी, विचारण में भी, अपील में भी, सभी स्तर पर उसे क्या दिया जाएगा? फ्री में अधिवक्ता दिया जाएगा। तो अब सीआरपीसी के ऊपर हमारा संविधान प्रिवेल करेगा और सभी स्तर पर न्यायालय बाध्य है कि अभियुक्त को फ्री लीगल एड क्या करे? भैया विवेक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? बाध्य। और इसके लिए अब संसद ने कानून भी बना दिया है, तो फ्री लीगल एड मिलता है कि नहीं मिलता, तो उसका आगे बताया जाएगा। तो 304 भी निकल गए। इस प्रकार आपका निःशुल्क विधिक सहायता आपका कहाँ कहाँ प्रावधान है ये बताया गया। अब कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखे जाते हैं कि क्या व्यवहार में ऐसा लागू होता है। तो पहला आपका 2-3 व्यवहारिक उदाहरण समझिए समझने के लिए। सबसे पहले दिल्ली का निर्भया कांड देखा जाए, फिर कसाब का कांड हम देखते हैं और 2 ही आपका देखिए आपका चूंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो ये कानून बना है, उस कानून में स्पष्ट अब निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान सभी स्टेजों पर कर दिया गया है। ऐसी दशा में चाहे अभियुक्त कितना ही क्रिमिनल, कितना ही आपका खतरनाक क्यों न हो, भले हजारों लोगों की हत्याएं की हो, उससे मतलब नहीं है। प्राकृतिक न्याय के नियमों का क्या करना पड़ेगा? पालन, और पालन करना ही होगा, नहीं तो अपील में निर्णय ही से डिसाइड हो जाएगा।
तो पहले निर्भया कांड का उदाहरण देखा जाए। निर्भया कांड जब हुआ तो आप लोग भी जानते हैं कि दिल्ली का कोई अधिवक्ता अभियुक्तों का बचाव या प्रतिरक्षा या डिफेंस करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या बिना अधिवक्ता के अभियुक्तों की बात सुनकर और मृत्यु दंड दे दिया गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो सत्र न्यायालय ने अभियुक्तों को 5 अधिवक्ता दिलवाया, यानी कि आपका 6 अधिवक्ता दिलवाया, क्योंकि 6 अभियुक्त थे तो सभी अभियुक्तों को एक अधिवक्ता प्रदान किया गया। और आपका अधिवक्ता कहाँ से प्रदान किया गया? तो एक भाई लिस्ट रहती है, विधिक सेवा प्राधिकरण नियम के तहत लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में से न्यायालय अभियुक्त को क्या दिलवाता है? अधिवक्ता। देखिए उसमें ध्यान कहाँ फंसता है। जो अधिवक्ता अनुभवहीन होता है या ज्यादा जानकार नहीं होता, वही अपना भाई पैसा सरकार देगी, कौन देगी? आपका बहस करेगा अभियुक्त की ओर से, तो क्लाइंट तो देगा नहीं पैसा, वो पैसा आपको कौन देगी? सरकार। भाई आप अभियुक्त का बचाव करिए, चाहे बचाव कर पाए या न कर पाए, सरकार से आपको पैसा तो क्या होगा, मिल ही जाएगा। इसीलिए ये जो नियम है बहुत अच्छे ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं छोटे मामलों में, क्योंकि आपका माने जो अधिवक्ता अनुभवी नहीं है वह अभियुक्त का बचाव अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमें निर्भया कांड को देखना है। देखिए भाई आपका तो एक तो आत्मचिंतन माने 6 अभियुक्त थे, तो एक अभियुक्त आत्मचिंतन करते करते यानी कि आत्मग्लानि में या एक्सपेक्टरी थ्योरी में कहिए या आत्मग्लानि करते करते ऊपर पहुंच गया, यानी कि फांसी लगा लिया कि मैं बहुत गलत काम किया हूँ। चिंता करते करते क्या हुआ, ऊपर आ गया। तो आपको ऊपर चला गया तो आपको भी सलाह दी जाती है भाई चिंतन मनन करिए लेकिन चिंता न करिए। बहुत खतरनाक चिंता होती है आपका। फिर आपको एक बार बता दिया जाए, चिंता जब मैं हूँ तो चिंता किस बात की भाई? कंपटीशन तो निकल के ही रहेगा। क्यों भाई? जब मैं हूँ तो चिंता किस बात की? हर एक बैच में कहा जाता है बस इतना ही तो पढ़कर जाइए जितना लेक्चर दिया जाए। आप एक बैरेक ना पढ़िए, कोई किताब ना पढ़िए, कोई पत्रिका ना पढ़िए, केवल लेक्चर सुनिए। देखिए लेक्चर सुन के कई लोग सेलेक्ट हो गए और कई लोग टॉप कर गए, बस लेक्चर में दम है। वो पोथी पत्रांत में काम नहीं आएगा, वो आपका लेक्चर ही काम आएगा। जो दिमाग में क्या रहेगा आपके, बैठना। भाई रिकॉर्डेड वीडियो भी जा रहा है, छूट जाए तो फिर बैठ करके देख लीजिए। यहाँ तो बैठ नहीं हो सकता है क्लास में, लेकिन आपका वीडियो में तो हो सकता है ना। तो आगे देखिए फिर एक बार अच्छे से आपका 6 एक तो आत्मचिंतन करते करते मर गया, दूसरा लड़कपन का बचाव ले लिया, बचे 4। तो भाई लड़कपन का बचाव लिया, कोई अधिवक्ता नहीं लिया, लड़ा, फिर भी उसको अधिवक्ता दिया गया, बचे 4। तो चारों को एक अधिवक्ता बचे। अब उसमें सबसे सक्रिय थे AP सिंह, नाम सुने होंगे। और AP सिंह ने अभियुक्तों का खूब बचाव किया और खूब महिला के कैरेक्टर पर, निर्भया के कैरेक्टर पर अटैक किया बहुत ज्यादा। और आपका माने क्योंकि अधिकार था भाई प्रतिरक्षा का। और तत्पश्चात जब जेस वर्मा समिति बनी तो कानून बदला गया और आपका AP सिंह के बहस के कारण बदल दिया गया। आपका पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य विसंगत बना दिया गया। और इसी बार आपका बिहार अटैक भी किया था। मैं लगातार बताता हूँ, बिहार में पूछा गया था। और बिहार में आपका एक तो धारा जोड़ी गई 53A एविडेंस की और एक 146 के, परंतु में क्या किया गया, संशोधन। तो 3 बार संशोधन इसमें हुआ है, एक 2002 में, फिर 2000 आपका 13 में और 2018। इस बार बिहार में कौन पूछा गया था? हाँ। और 2002 का संशोधन बता दिया जाए, गुरमीत कौर के केस के बाद 2013 निर्भया और 2018 कठुआ कांड के बाद। तीनों का आपका इतिहास सही जानना पड़ेगा।
और एपीओ में लिखवाया भी गया था अच्छे से और आ भी गया। देखिए यही सब 2-4 पॉइंट है जो आप लोग नहीं जानते और 446 में तो आगे देखा जो भाई आप कह रहे कि कुल मिलाकर ये 1 लाख जानना है कि अंत में सुप्रीम कोर्ट तक अपील हुई, रात में सुप्रीम कोर्ट खुला और सुबह तक चला और एपी सिंह ने जाकर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में बहस किया और तब 1 घंटा बाद याचिका खारिज, तब जाके चारों को पवन जल्लाद ने क्या किया, फांसी पर लटका दिया। तो जल्लाद ने कोई अपराध नहीं किया तो तुरंत आईपीसी की कौन सी धारा 78 कौन सी धारा, हाँ यानी कि 1 लाइन इतना इतिहास बताने का मतलब 1 लाइन हुआ कि भले ये जल्लाद भले ये खूंखार अपराध किए हों लेकिन क्या बिना इनके अधिवक्ता के ही सुन लिया गया, नहीं। ये राज्य का न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अधिवक्ता क्या करे, 1 लाख उदाहरण देखिए, ये भी भाई बता दिया जाए, 2 उदाहरण पर्याप्त रहेगा। वैसे रेगुलर बेंच में तो 7-8 बताया जाता है लेकिन 2 ही पर्याप्त है। कसाब के मामले में कोई भी भारत का अधिवक्ता लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या बिना अधिवक्ता के उसकी बात सुन ली गई, नहीं। अधिवक्ता दिया गया, 2 अधिवक्ता प्रदान किए गए, अंत तक बचाव का प्रयास किए क्योंकि उनका कर्तव्य था कि अभियुक्त को क्या करें। वो अलग बात है कि नहीं बच पाया और 7 करोड़ का बिरयानी खाने के बाद कहाँ चढ़ा, फांसी पर, वो अलग बात है। सरकार देखिए आपका भारत और अन्य देशों में तुलना करिए, 1 लाइन और, भारत में आपका ये नियम है, भारत को ये दिखाना भी था कि भले ही खूंखार अपराधी क्यों न हो, हम मनमाने तरीके से किसी को सजा नहीं देंगे, पूरा नेचुरल जस्टिस का और हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करते हैं, पालन किया गया। और कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान यही नहीं कर पाया, अधिवक्ता ही नहीं दिया, तो आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी मुंह की खानी पड़ी, हार गया, जाकर भारत ने मुकदमा किया, कहाँ से, वहाँ से, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हार गया पाकिस्तान और आपका भारत जीता। और काउंसिलर का कहा गया कि इनको आपका अधिवक्ता क्या करिए, प्रदान करिए, तो अलग बात है। इस प्रकार का ये उदाहरण बताया गया, उदाहरण लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए बताया गया कि ऐसा नियम है, ये नहीं कि मैथ में ये सब धारा। अगला नियम है, 2 सिद्धांत हो गए, तीसरा सिद्धांत आ जाए, जो आपराधिक मामलों का तीसरा सिद्धांत उत्तराखंड मैथ में आया था, इसको भी अच्छे से तैयार रखना है। वाइटेरियस लायबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत या प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत, यानी कि वाइकेरियस लायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व या प्रतिनिहित दायित्व, प्रतिनिहित भी कहा जाता है। पहले प्रतिनिहित दायित्व समझने का प्रयास करिए। प्रतिनिधिक दायित्व का मतलब हुआ कि करे कोई और भरे कोई और, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर एजेंट ने कोई गलती की है तो मालिक जिम्मेदार हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेवक ने कोई गलती की है तो स्वामी जिम्मेदार हो, पुत्र ने कोई गलती की है तो पिता जिम्मेदार हो। इसी को 1 लाइन में हम क्या कहते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी। अब किसी को समस्या हो तो बताइए, वाइकेरियस लायबिलिटी समझने में, वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब है 1 लाइन में समझिए कि करे कोई और भरे कोई और, यानी कि गलत कार्य कोई और किया और उसकी भरपाई कौन करेगा, कोई और। बिहार में अपकृत में पूछा भी गया था इसी बात आपका कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के माध्यम से कार्य कराता है, कानून की नज़र में वह इस कार्य को स्वयं करता है या दूसरा वरिष्ठ को उत्तरदायी होने दो, रिस्पोंडेंट सुपीरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
इसको समझने का भाई प्रयास करिए। अब देखिए इसका मॉडल कैसे आपका भैया, तो इस शब्द बताया गया, इसका मॉडल आप जब भी बताइएगा तो सामान्य नियम से उठाइएगा। किससे उठाएंगे? इसके बाद सामान्य नियम के बाद आप अपवाद बताएंगे। अपवाद के बाद आपका सिविल मामले को कवर करना पड़ेगा, फिर आपको क्रिमिनल मामले को कवर करना पड़ेगा, यानी कि आपराधिक मामले को। फिर एक केस जो लगातार यूपी कई राज्यों में पूछ रहा है, आर वर्सेस हिगिंस का, अभी बता हिगिंस, आर वर्सेस हिगिंस 1730 का केस है इंग्लैंड का। आर वर्सेस हिगिंस का केस आपको कवर करना पड़ेगा, और तब आईपीसी की 3 धाराएं 154, 155 और 156, और जब भी आपका 155, 154, 155, 156 यानी कि 154, 155 और 156 पढ़िएगा, लिखते समय इसका पूरा वाक्य न लिखिएगा, इसका जो सार बातें हैं वह लिखना है, क्योंकि लंबा है, उतना टिप्पणी में लिखा नहीं जा सकता। तो तीनों धाराओं को 3-3 लाइन लिख कर क्या कर देना है, निकाल देना है, पूरा नहीं लिखना है। हेडिंग में डालकर 2 लाइन लिख दीजिए। अब आइए इसकी शुरुआत आप मॉडल मेंस में कैसे बनाएंगे, पहले वो बता दें भाई। देखिए सामान्य नियम ये है, या सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरों के द्वारा किए गए गलत कार्य या रामफुल एक्ट या दोषपूर्ण कार्य के लिए वह उत्तरदायी नहीं होता। यानी कि पहले जनरल रूल आपको दिखाना ही पड़ेगा कि सामान्य नियम क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए, आप अपराध ना लिखेगा, दोषपूर्ण कार्य, दोनों में हमें लेकर चल रहा है। दोषपूर्ण कार्य लिखेंगे तो सिविल भी हो जाएगा और क्या, क्रिमिनल भी। अपराध लिख देंगे तो केवल क्या हो जाएगा, अपराध। तो एक में तो चलना नहीं, हमें दोनों को लेकर चलना है, तब आगे अंतर करना है। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति केवल अपने द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी या लायबिल या जिम्मेदार ठहराया जाता है, अन्यों द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए नहीं। लेकिन यह विधतापूर्ण नियम नहीं है, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत इसका अपवाद है। तो प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सामान्य नियम का क्या हो गया, जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, यानी कि गलत कार्य कोई दूसरा करेगा और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कोई दूसरा। इसी को हम क्या कहते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी। अब आपका सिविल क्रिमिनल में बंटवारा कर दीजिएगा। सिविल मामलों में यह सिद्धांत लागू होता है, अर्थात सिविल मामलों में यह सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां की गलती कोई और करेगा और उसकी भरपाई कोई और 2-3 उदाहरण दे दीजिएगा। वैसे मैं आपका उदाहरण ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन 2-3 उदाहरण मेंस में दीजिएगा। जैसे कि आपका 3-4 उदाहरण मैं भी बता रहा हूँ। पहले भागीदार का बताया, भागीदार, इसके बाद मालिक और अभिकर्ता का, फिर आपका मालिक और सेवक का हम बता रहे हैं, मालिक और किसका, सेवक का बता रहे हैं। यानी कि एक उदाहरण भागीदार का दे सकते हैं, एक उदाहरण मालिक आपका अभिकर्ता, मालिक, तीसरा उदाहरण मालिक और किसका, सेवक का। बहुत ज़्यादा न दिया जाए उदाहरण, आपका 3 उदाहरण पर्याप्त। देखिए भाई, आपका
भागीदार में क्या होता है, पहले भागीदारी अलग से जाकर समझाना पड़ेगा। देखिए, जो अलग से समझाया जाता है ये इसलिए समझाया जाता है कि आपके दिमाग में ये बैठे, ये नहीं कि ये भी लिख दीजिएगा पूरा। उदाहरण 3 लिख कर मेंस में निकल जाना है। एक्स्ट्रा जो बताया जाता है आपको समझाने के लिए। तो पहले भागीदारी देखिए होती क्या है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो हम 2 व्यक्ति बना लिए हैं, कौन कौन, ए तथा, आपस में करार करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीमेंट, समझौता या करार, या कह सकते हैं कि पैक्ट करते हैं या करार करते हैं। समझौता भी कहा जाता है, अनुबंध कहिए, संविदा कहिए, यानी कि अनुबंध भी, संविदा भी, कॉन्ट्रैक्ट। क्या करार करते हैं भाई? करार ये कर किसी कारोबार यानी कि किसी बिजनेस को चलाने का कारोबार करते हैं, और ये करार करते हैं कि जो बिजनेस में बेनिफिट होगा, यानी कि जो लाभ उत्पन्न होगा, उस लाभ में हम लोग क्या पाएंगे? अंश पाएंगे। तो कहा जाएगा कि ए तथा बी अलग अलग भागीदार, और पूरा नाम मिलाकर भागीदारी, और जिस नाम से ये कारोबार करेंगे वह फर्म। क्या कहलाएगा? फर्म। यानी कि अलग अलग क्या हो गए? दोनों पार्टनर। इनके बीच के रिलेशन को पार्टनरशिप, और जिस नाम से ये काम करेंगे उस नाम को क्या कहेंगे? फर्म। फर्म का नाम। अब फिर यही आपका समझना है। चूंकि 2 पार्टनर हैं, अब मान लीजिए ए ने कारोबार के अनुक्रम में सी से 5 लाख रुपया उधार लिया। तो 5 लाख रुपया उधार कौन लिया है? ए। और सी से किसने लिया कारोबार के लिए? ए ने। अब यही आपको विकैरियस लायबिलिटी समझनी है। तो अगर सामान्य नियम हम देखें तो 5 लाख रुपया के लिए इस उदाहरण में कौन जिम्मेदार होगा? ए। बी नहीं। लेकिन विकैरियस लायबिलिटी कहती है कि करे कोई और भरे कोई और। इसका मतलब हुआ कि भागीदारों का जो दायित्व है ज्वाइंट और सेपरेट दोनों होता है, संयुक्त और पृथक दोनों होता है। अतः ए भले पैसा लिया हो, लेकिन बी भी उस पैसे के लिए क्या होगा? जिम्मेदार। सी चाहे तो ए से पूरा पैसा वसूल ले, या बी से वसूल ले, या दोनों से। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि गलत कार्य किया किसने? ए ने, और भरपाई कौन करेगा? बी। ये विकैरियस लायबिलिटी है। याद रखिए, भागीदारी के मामले में लागू होगी कि नहीं होगी। इसके बाद आपका प्रमुख और यानी कि एजेंट देखा जाता है। तो वैसे कहना है, अगर एजेंट या अभिकर्ता ने कारोबार के अनुक्रम में कोई गलत कार्य किया है, तो उस गलत कार्य की भरपाई मालिक द्वारा की जाएगी। यानी कि करे कोई और भरे कोई और। तो गलत कार्य किसने किया? अभिकर्ता। और भरपाई कौन करेंगे? मालिक। इसी प्रकार स्वामी और सेवक, तो राज्य और पुलिस देख लिया जाए पूरा। पुलिस आपका, पुलिस की स्वामी राज्य है और पुलिस उसका सेवक है। तो अगर पुलिस कोई गलत कार्य करती है, किसी का मड़ई उजाड़ दी, झोपड़ी, किसी का आग लगा दी, किसी को कोई किसी का कुछ कर दी गलत कार्य, तो क्या करी को जाओ? तो करी तो पुलिस है। तो क्या राज्य से हम मुआवजा वसूल सकते हैं कि नहीं? वसूल सकते हैं, क्योंकि राज्य के सेवकों द्वारा की गई गलती के लिए कौन जिम्मेदार होगा? राज्य। तो गलत कार्य किसने किया? पुलिस। और भरपाई किसने कर किया? राज्य। यानी कि यही आपका विकैरियस लायबिलिटी कही जाती है, यानी कि करे कोई और भरे कोई और। तो फिर एक बार आगे बढ़ा जाए भाई। सिविल मामलों में विकैरियस लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन आपराधिक मामलों में भाई सिविल तो याद हो गया ना कि लागू होगा कि नहीं होगा। अब आपराधिक में आइए।
जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। फिर एक बार देखिए, अर्थात आपराधिक मामलों में केवल वह व्यक्ति दंडित किया जाता है जो अपराध किया है। जैसे पुत्र ने अपराध किया तो पिता सजा नहीं पाएगा, पत्नी ने किया तो पति नहीं, भाई ने किया तो दूसरा भाई नहीं, क्योंकि आपराधिक मामलों में वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत अप्लाई नहीं होता। तो जब अप्लाई नहीं होता तो आप तुरंत केस का सहारा लेंगे कि ऐसा निर्णय किस केस में सर्वप्रथम दिया गया। तो कौन सा केस लिखवाए थे? आर वर्सेज हिगिंस। कौन सा केस? कई बार इस में आ चुका, एक बार नहीं 5-6 बार आपको मिलेगा। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया? आर बनाम हिगिंस। आपराधिक मामलों में लागू होगा कि नहीं? तो क्या मार्क कराएंगे? लागू नहीं। लेकिन लगाकर फिर आगे बढ़ना। लेकिन आईपीसी की 3 धाराएं ऐसी हैं जहां प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को समाहित किया गया है। अर्थात 3 धाराएं इस सामान्य नियम का एक्सेप्शन है। अर्थात 3 धाराओं में ऐसी बातें बताई गई हैं जहां की अपराध कोई और करेगा और सजा कोई और पाएगा। तो कितनी धाराओं में प्रतिनिधिक दायित्व आईपीसी में है? 3। कौन कौन धारा मारेंगे? 154, 155 और 155। और इसी को आपका 2-2 लाइन लिखना भी पड़ता है। तो क्योंकि भाई आपका समय भी 1 घंटा हो गया, देखिए आपका कल हो सकता है सिद्धांत आईपीसी के सब समाप्त हो जाए। 3 सिद्धांत तो समाप्त ही हो गया, 3 और बचा है। तो आपका स्पीड थोड़ा मैंने हल्का सा स्पीड बाय तेज रहेगी, धीरे धीरे मैं लोगों को बता दिया। तो अभी सीआरपीसी बाय लिखवाई जाएगी मेंस के लिए आपका 45 मिनट, अभी 10 मिनट बाद लिखवाई जाएगी। तो जो लोग लिखना चाहते हैं भाई बैठे, ना लिखना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। हाँ भाई आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई 10 मिनट बाद लिखवाया जाए भाई।